हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स के 10th चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब इसी में आगे हम अपना छठा प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे और इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ये छठा प्रश्न होगा हमारा। यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या आपके पास बुक होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला प्रश्न दिया है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया है। फिर यहाँ पर पहला प्रश्न है, 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा दिया है, केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। और कैपिटल डी बराबर 120 सेंटीमीटर तथा स्मॉल डी बराबर हमारे पास दिया है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम नोट करते हैं। दोनों प्रश्नों के लिए हमें कॉमन चीज़ें दे दी गई हैं, यानी लैम्डा 1 यानी पहली तरंगदैर्ध्य है 650 नैनोमीटर और इसे हम लिख सकते हैं 650 गुणे 10 के पावर -9 मीटर के बराबर। फिर लैम्डा 2 बराबर दे दिया है हमें 620, यहाँ पर 620 नहीं बल्कि 520 है, 520 नैनोमीटर और इसे हम लिख सकते हैं 520 गुणे 10 के पावर -9 मीटर के बराबर। ठीक है, और कैपिटल डी की वैल्यू दी गई है 120 सेंटीमीटर और इसे मीटर में बदलेंगे तो 120 ये मीटर हो जाएगा। स्मॉल डी बराबर दिया है हमें 2 mm और mm को हम मीटर में बदलें तो 2 गुणे हम कह सकते हैं 10 के पावर -3 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। हमें तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी बतानी है केंद्रीय उच्चिष्ट से। अब आपको पता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से जो दूरी होती है yn, हमें पता है सूत्र, चूंकि yn बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या होता है स्मॉल डी। अब हमें तीसरी की ज्ञात करनी है, इसलिए हम लिखेंगे y3 बराबर 3 मल्टीप्लाई लैम्डा, ये लैम्डा 1 की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये पहले के लिए है तो लैम्डा 1 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, लैम्डा 1 की वैल्यू लिखना होगा। तो लैम्डा 1 क्या दिया है 650 गुणे 10 के पावर -9 और मल्टीप्लाई कैपिटल डी, यहाँ पर 1.20 और बटे स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है 2 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें हम इसको 2 से काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.60 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको और सॉल्व करिए, ये 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा पॉजिटिव होगा, ये घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर -6 और इसके बाद फिर आप देखिए इसका गुणा यहाँ पर कर दें तो 6 त्रिक 18 यानी 180, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, फिर 650 का गुणा कर देंगे और फिर इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे। अब इस पूरे को अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलेगा 1.17 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। ये टोटल आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसका मल्टीप्लाई खुद से करिए जिससे आपको भी इसका अभ्यास हो सके। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर हमें बी वाले पार्ट में दिया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना लैम्डा 1 की n तथा लैम्डा 2 की
n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज संपाती है। ठीक है, संपाती हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, λ1/λ2 बराबर, देखिए λ1 के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, n+1 दूसरी फ्रिंज, और अपॉन क्या हो जाएगा, n के बराबर। अब अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो λ1 की वैल्यू रख लेंगे। λ1 बराबर दिया है हमें 650 × 10 के पावर -9 और बटे λ2 बराबर दिया है 520 × 10 के पावर -9 बराबर। यहाँ इस n को अलग अलग कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं n/n + 1/n। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखिए इस साइड में 5/4 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5/4 बराबर 1 + 1/n। 1 को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस ये हो जाएगा 1 बराबर 1/n। यहाँ बटे 1 मानकर इसको सॉल्व करें तो 4 × 4, 5 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 बराबर n, मतलब 1/n। तो n बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी चौथे दीप्त फ्रिंज पर दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि y4 बराबर 4 × λ2, चाहे λ1 लिख लें चाहे λ2। ठीक है, जब λ1 लिखिए, ठीक है, λ1 के लिए n माने हैं और λ2 के लिए हमको क्या करना है, अगर λ2 के लिए लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने n+1 माना है तो उसमें 1 बढ़ा देना है, यानी 5वें के लिए करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ λ1 की वैल्यू दे दी गई है, जो वही आंसर लिख लें हम यहाँ पर 650 × 10 के पावर -9 और मल्टीप्लाई कर लेना है कैपिटल D यानी 1.20 और अपॉन में क्या हो जाएगा, स्मॉल d का वैल्यू जैसे इस फॉर्मूले में हमने रखा था वैसे ही ये हो जाएगा 2 × 10 के पावर -3। ठीक है, अब इस पूरे वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आप इसे काट लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 120 दूना 240, 120 दूना 240, ये 2 इतना हो जाएगा। फिर 650 × 10 के पावर -9, इसका मल्टीप्लाई करके जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.50 × 10 के पावर -3 मीटर। दोस्तों आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यार मल्टीप्लाई करना तो आपको बनता है ना, क्लास 12th में है तो इतना तो आप खुद से कर ही सकते हैं। मेथड आपको पता चल जाए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक दूसरी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर, यानी कैपिटल D बराबर हमें 1 दिया है, तो 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई दिया है हमें 0.2 अंश पाई गई है। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, यानी जब जल में डुबा दिया जाएगा तो
जो पूरा उपकरण है वो जलयुक्त हो जाएगा, यानी प्रकाश जो होगा वो वायु से जल में जाने लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले दी गई हैं। यहाँ पर हमें पहला क्वांटिटी दिया गया है कि तरंगदैर्घ्य, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर है तो कैपिटल D बराबर हमारा हो जाएगा 1.0 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या किया है, दिया गया है। और दूसरा हमें दिया है फ्रिंज की चौड़ाई और साथ में तरंगदैर्घ्य, यानी वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए बराबर हमें दिया है 600 नैनोमीटर, और इसे मीटर में चेंज करें तो ये हमारा आ जाएगा 600 गुणे 10⁻⁹ मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे कि जल में वायु में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वायु में है इसलिए हम यहाँ ए लगा दें, और ये दिया है 0.2 अंश, इतना दिया है। हमें क्या करना है, वायु में दिया है जब इस पूरे उपकरण को जल में डुबा दिया जाएगा तो जलयुक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, जल में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। तो हम इसे लिख सकते हैं थीटा W बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब चूंकि हमें एक फॉर्मूला पता है और भी कुछ दिया है ANW, ठीक है। ये वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, इसे भी हम लिख लेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि ANW बराबर तरंगदैर्घ्य के फॉर्मेट में अगर इसे लिखें तो ये हो जाएगा लैम्डा A और अपॉन में होता है लैम्डा W के बराबर। इसे हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें वायु में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है ना, यानी कोणीय चौड़ाई, यहाँ पर वायु है तो हम ये लिखते हैं वायु में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है ना। कोणीय चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो थीटा ए बराबर हम मानेंगे लैम्डा ए अपॉन डिस्टेंस जितना होता है दोनों झिर्रियों का, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। अब अगर हम लैम्डा ए की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा ए दिया है, तो हम कह सकते हैं इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो लैम्डा ए बराबर हम लिख सकते हैं थीटा ए इंटू डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जल में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई यानी हो जाएगा ये थीटा W बराबर लैम्डा W अपॉन में स्मॉल डी। फिर इसी तरह से लैम्डा W की वैल्यू निकालें तो ये लैम्डा W बराबर हमारा आ जाएगा थीटा W इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल डी। अब लैम्डा A और लैम्डा W का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा A तथा लैम्डा W का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ANW बराबर, देखिए लैम्डा ए की वैल्यू ये रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा ए इंटू डी अपॉन थीटा W इंटू डी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें थीटा W की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका गुणा यहाँ पर कर दें तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा थीटा W बराबर थीटा ए अपॉन ANW, ठीक है। अब थीटा ए की वैल्यू हमें पता है 0.2, ठीक है। और ANW की वैल्यू यहाँ पर दी गई है ना, आपको पता है 4/3।
तो यहाँ पर रखेंगे जब 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 दूना 6 यानी आ जाएगा 0.6 और बटे आ जाएगा 6 और बटे क्या हो जाएगा ये 4। दशमलव में आपको भाग देना है, दशमलव हटा दीजिए 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 40 का जब 6 में भाग देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 6 में भाग दे दीजिए आप 40 का, है ना, दशमलव बढ़ाइए 0 बढ़ जाएगा, फिर एक बार जाएगा तो ये 40 बटे घटा देंगे 20 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए 40 पंजे 200। मैं इसे कह सकता हूँ 0.15 डिग्री आ जाएगा कोणीय चौड़ाई, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। यहाँ पर एक रिजल्ट भी आपको मिल रहा है कि पहले कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर 0.2 डिग्री थी, अब क्या हो गई है 0.15 डिग्री हो गई, ठीक है। इस प्रकार से उसकी कोणीय चौड़ाई घट जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोण क्या है। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे इसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कि कांच का अपवर्तनांक चाहे आप ANG लिख लीजिए या फिर केवल यही लिखिए, n बराबर है 1.5, ठीक है। थोड़ा इसे हम और बड़ा लिख रहे हैं, n बराबर है 1.5 और हमें ब्रूस्टर कोण IB निकालना है, ठीक। ब्रूस्टर के नियम को आपको पता होना चाहिए। ब्रूस्टर के नियम से ब्रूस्टर का नियम आपको पता है कि n बराबर होता है tan IB के बराबर, ठीक है। n की जगह पर आप क्या करेंगे, रख दीजिए मान 1.5 बराबर tan IB, ठीक है। अब tan को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा IB बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1.5, ठीक है। वैसे आपका यहीं तक आंसर सही है। यदि आपको 1.5 में tan का कितना मान होता है ये आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल परीक्षा में इतना लिख कर चले आइए, बिल्कुल सही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे IB बराबर tan के 56 डिग्री, यहाँ पर tan इनवर्स लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मान होता है ये tan के 56 डिग्री, 56.3 डिग्री में मान होता है। tan से tan हट जाएगा तो IB बराबर दे देगा 56.3 अंश। इस तरह से हम इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति क्या होगी। यानी परावर्तित प्रकाश की हमें आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य निकालनी है, ठीक है। तो आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, ठीक है। इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ही चीज़ दी गई है, यानी तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य को क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर हमें पता है, ठीक है। क्वेश्चन को हमने आप वहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर। तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 5000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर 3 जीरो हटा दीजिए तो यहाँ से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -7 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और प्रकाश की चाल हमें तो पहले से भी पता होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता है। तो सबसे पहले देखिए तरंगदैर्ध्य जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि परावर्तित किरण के लिए माध्यम नहीं बदलता, और माध्यम नहीं बदलेगा तो प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी, और चाल नहीं बदलेगी तो तरंगदैर्ध्य भी नहीं बदलेगा। तो वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें अपना
आवृत्ति निकालेंगे, ठीक है। तो c बराबर हम जानते हैं न्यू लैम्डा के बराबर होता है। न्यू की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेज दीजिए। तो न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पर c की वैल्यू रख दें 3 × 10 के पावर 8 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 5 × 10 के पावर -7, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 3 में 5 का भाग देना है, तो दशमलव बढ़ा दीजिए 30 हो जाएगा। फिर 5 छक क्या हो जाएगा 30, 0.6 और गुणे हो जाएगा ये 10 के पावर -7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर 8 7 ये हो जाएगा 15। दशमलव एक अंक इधर कर दीजिए तो ये आंसर हमारा निकल आएगा 6 × 10 के पावर 14। चूँकि ये आवृत्ति है इसलिए इसे हम लिख देंगे हर्ट्ज के बराबर। तो इस तरह से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति आपको पता चल गई, ये पहला टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक। ये चूँकि हम जानते हैं इसे पहले टॉपिक में डाल दें। दूसरा हमें क्या करना है, तरंग दैर्ध्य। यहाँ लिखेंगे चूँकि परावर्तित प्रकाश के लिए माध्यम नहीं बदलता, अतः तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर इतना ही रह जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें निकाली, एक आवृत्ति, एक हो गई हमारी आवृत्ति, ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिल गया, तरंग दैर्ध्य। ये चीज़ दोनों चीज़ निकल गया। अब इसमें हमसे पूछा गया है दूसरा, यानी आपतित प्रकाश के किस कोण के लिए, आपतन कोण के किस मान के लिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों लंबवत होते हैं। यानी यदि दोनों लंबवत हैं तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आगे तीसरा पार्ट, चूँकि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण दोनों का मान लंबवत दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि I + R बराबर है 90 डिग्री के, और I R के बराबर होता है, और हमें आपतन कोण निकालना है, तो जहाँ R है वहाँ पर हम I लिख दें, तो I + I बराबर आ जाएगा ये 90 डिग्री। हम आगे देखें I मिलकर क्या हो जाएगा 2I के बराबर, ये 90 डिग्री, तो हम I बराबर कह सकते हैं 90/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 45 अंश। इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला और लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होगा काफ़ी आसान, देखते हैं। कह रहा है उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm के आकार के द्वारक तथा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए किरण प्रकाशिकी सन्निकट रूप से लागू होती है। तो किरण प्रकाशिकी कहाँ तक लागू होगी, ये चीज़ हमें निकालना है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले इसमें डिजिट नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm के आकार के द्वारक, यानी द्वारक जो होता है उसे D मानते हैं। आप लोगों को हमने फ्रेनल विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन में ये द्वारक बताया था, तो इसमें ये दूरी जो थी इसे हमने कहा था स्मॉल d, ये चौड़ाई है, और ये दिया है हमें कितना 4 mm के बराबर दे दिया है, ठीक है, इस दूरी को। और किरण प्रकाशिकी लागू होती है, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलती हैं तो पहले इस तरह से यहाँ प्रकाश किरणों के माध्यम से चलता है, जब यह इस अवरोध से टकराता है तो तरंग का गुण प्रदर्शित करता है और यह इन तीव्र किनारों से मुड़ जाता है। लेकिन किरण प्रकाशिकी कहाँ तक लागू होता है, यही दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है, ठीक है।
और इसे हम क्या कहते हैं, ZF से दिखाते हैं, यानी फ्रेनेल विवर्तन में। ठीक है, तो यही दूरी हमें निकालनी है ZF, और ये फॉर्मूला होता है हमारा ZF बराबर होता है ये दूरी यानी d स्क्वायर अपॉन क्या होता है, लैम्डा। और हमें लैम्डा का मान यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा लैम्डा बराबर हमें दिया है 400 नैनोमीटर। तो इन वैल्यूज़ को इसमें रख दें तो ये d की जगह पे कितना रखेंगे, ये 4 mm, तो 4 mm है, mm को बदल दीजिए मीटर में, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। लैम्डा का मान दिया है 400, ये नैनोमीटर है तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए, 10 के पावर -9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 4 चौक 16 वर्ग हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो गुणे 10 के पावर हो जाएगा -6, और बटे यहाँ पर ये हो जाएगा 400 और गुणे 10 के पावर यहाँ पर है -9, 10 के पावर -9 ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा आप कह सकते हैं 16 कम 16, 16 दूने 32, 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पचे 80। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +9 होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 बटे ये 25, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3, यहाँ पर कह सकते हैं गुणे 10 के पावर ये हो जाएगा 3, और इसे हम आगे सॉल्व करना चाहें तो 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000 और बटे 25, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, 40, यानी आ जाएगा ये 40, और ये दूरी है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मीटर। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी बहुत आसान है, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम क्लास 12th के 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही कंटेंट्स लेकर आएंगे। बोर्ड पेपर होने से पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।